If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर में मतलब कोर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। मैं जो नोट्स बनाई हूँ, मैं मेनली कॉन्साइज बुक यूज़ कर रही हूँ और भी 2-3 जो बुक है लिविंग साइंस है और भी जो 2-3 बुक है उनको मिला के मैं ये नोट्स बनाई हूँ। नोट्स बच्चों आपको कोई इधर उधर का नहीं मिलेगा, ये आपका सिलेबस के हिसाब से नोट्स आपको मिलेगा। और बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अबाउट दिस ओसवाल बुक्स। ओसवाल बुक्स का जैसे कि मैंने आपको क्लास 9th में भी बोला था कि आप ओसवाल बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। क्यों परचेज़ करने के लिए बोला था? क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दिया हुआ है। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये ओसवाल बुक का फिज़िक्स का आपका क्लास 10th का ICSE क्वेश्चन बैंक है। साथ ही साथ इसमें ना बोर्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व होके दिया है। ऐसा नहीं कि हर साल का, लेकिन क्या है ना, सिलेबस भी ऐसे दिया हुआ है। हम लोग के लिए बहुत सारा सजेशंस होता है। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं, ICSE एग्जामिनेशन पेपर 2024 फिजिक्स का ये आपका यहाँ पर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आप लोग जब सब चीज़ें पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। आंसर भी दिया है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, है ना। चल भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़, बढ़ यस। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। इसलिए मैं अच्छा बोल रही हूँ ना इसको, क्योंकि ना इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना के दिया है। क्योंकि देखो अभी आपका क्लास 10th है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट से 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से 3 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओसवाल की ये बुक में ना क्वेश्चन बैंक में उस टाइप से अच्छे से दे दिया है। जैसे कि पहला चैप्टर 4 से यहाँ पर कुछ रिविजन नोट्स भी दिया है। आप जब चैप्टर को कर लोगे, यहाँ पर देखोगे तो आपका देखते ही आपका रिवाइज हो जाएगा, क्या पढ़े हो आप क्या नहीं पढ़े हो। फिर इसमें आपका जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन ये दिया है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तो 1 मार्क क्वेश्चन और विद सोल्यूशन यहाँ पर दिया है कि आपको कैसे आंसर करना है। 1 मार्क में कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा दूँ, 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया है, कौन से टॉपिक्स में आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ दिया है बच्चों, आंसरिंग टिप भी दिया है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, जब आंसर लिखते हैं तो बहुत सारा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ना आंसरिंग टिप दिया है। बच्चे लोग जो कॉमन एरर करते हैं एग्जाम में लिखने के समय, वो चीज़ भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, आंसरिंग टिप में बोल दिया है यहाँ पर कि आप लोगों को क्या चीज़ में ध्यान देना चाहिए, कि कौन सा आंसर को किस टाइप से लिखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर न्यूमेरिकल्स भर भर के दिया है बच्चों। जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो समझ जाओ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेनली इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल्स पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, लेकिन छोटा छोटा पूछेगा। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में बच्चों इस टाइप से क्वेश्चंस, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको कहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ भी दिया है। और एक चैप्टर को ना अलग अलग भाग में तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे कि वहाँ पर फोर्स लिख दिया था, उसके बारे में थोड़ा बता दिया था। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहला चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग पार्ट से कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया कि उससे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, आप लोगों को ये बुक मतलब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब अभी तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, तो पता चल गया होगा कि कैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चों, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग ये बुक को ख़रीदो। कहाँ से ख़रीदोगे? देखो लिंक में आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ओसवाल की बुक्स परचेज़ कर सकते हो। आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है। अभी 10th है बच्चों, तो कहीं भी जाके ऐसे टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। घर बैठे बैठे आप लोग क्या करोगे, यही वीडियो का अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वो लिंक से आप इसका ओसवाल बुक परचेज़ कर सकते हो। कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे, मेरे से पूछना। और बुक अगर आप लोग ख़रीदते हो, मैं जैसे बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग जब देखोगे ना बुक को ख़रीद के, तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ मैम क्यों बोले थे ये बुक खरीदने के लिए, सच में बुक बहुत बढ़िया है। और आपका नेक्स्ट ईयर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे, तो ये आपका फॉर 2025 एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बच्चों देखो, फोर्स क्या बोला है यहाँ पर, ताकत। आप लोगों को पता है फोर्स के बारे में, आप लोग पढ़े हो बहुत, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। फोर्स का मतलब होता है ताकत। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ फोर्स दोगे तो वो ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चेंजेस आएगा। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है,
उसमें हम लोग फोर्स दी, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें मैं ऐसे फोर्स दे दी। फोर्स देने से क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था या तो ये आगे की तरफ सीधा मूव करेगा, मतलब या तो ये लीनियर मोशन दिखाएगा, मोशन मतलब मूव करना, या तो ये लीनियर मोशन दिखाएगा, या तो ये ऑब्जेक्ट ये क्या बोलते हैं रोटेशनल मोशन दिखाएगा, या तो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन जिसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, या फिर अगर हम लोग उसको ऐसे मारते हैं फोर्स देते हैं तो वो गोल 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 घूमेगा। गोल 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 कब घूमता है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग मोशन का बात करेंगे तो बच्चों मोशन होता है दो टाइप का। सपोज आपके पास एक बॉडी है जो कि फ्री टू मूव है, जैसे कि एक तो बॉल पड़ा है, ये पेन का कैप ले लो, कैप पड़ा है, ये स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है मतलब ये रेस्ट में है, रिजिड बॉडी हार्ड बॉडी है ये। अभी मैं इसमें फोर्स मारूंगी, तो जब हम लोग इसमें फोर्स मारेंगे, अब ये बॉडी देखो कहीं से ये बॉडी को हमने बांध के पकड़ के नहीं रखे हैं, दिस बॉडी इज फ्री टू मूव। अभी ये रेस्ट में, अगर मैं फोर्स मारूंगी तो ये मूव करेगा, है ना। तो सपोज आपके पास एक रिजिड स्टेशनरी बॉडी है जो कि फ्री टू मूव है, आराम से घूम सकता है वो। अगर आप लोग उस टाइप का बॉडी में फोर्स मारोगे तो बॉडी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेगा। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स मारे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब जैसे कि ये बॉडी है, मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स मारूंगी इस डायरेक्शन में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी आगे के डायरेक्शन में देखो गया ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है। तो अगर इस टाइप का मोशन हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। बॉल में हम लोग फोर्स दिए तो इस डायरेक्शन में फोर्स दिए तो बॉल इसी डायरेक्शन में मूव किया। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। रोटेशनल मोशन का मतलब है, सपोज आपके पास एक बॉडी है जो कि कहीं से आप लोग उसको बांध के रखे, विच इज़ नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, एक बॉडी को आप लोग एक जगह से ऐसे बांध के रख दिए हो, फिर आप लोग इसमें फोर्स मार दो। सपोज एक तो चक्का है, चक्का जो है देखो बच्चों आप लोगों को पता है जो व्हील होता है, साइकिल का ही व्हील ले लो, वो बीच में से करके फिक्स होता है। पाइवोट मतलब उसका सेंटर पॉइंट जहाँ से वो फिक्स है, सेंटर तो मैं नहीं बोलूँगी, जहाँ से वो फिक्स्ड है, जहाँ से उसको पकड़ के रखा गया है। अगर मैं उसमें फोर्स मारूंगी, अगर इस टाइप का बॉडी में जो कि पाइवोटेड है एक पॉइंट में, अगर उस बॉडी में मैं फोर्स मारूंगी तो बॉडी सीधा ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। चक्का को आप लोग ऐसे फोर्स मारोगे, चक्का सीधा डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो अपने जो पाइवोटेड पॉइंट है उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमेगा। इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। अगर इस टाइप का टर्निंग हो रहा है तो इस टाइप का टर्निंग को हम लोग बोलेंगे, मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, हम लोग फोर्स दिए, हमारे फोर्स देने की वजह से वो बॉडी मूव किया, यहाँ पर वो गोल गोल घुमा, ठीक है, यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और इस टाइप का जो गोल गोल वाला मोशन है इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसको टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग ऐसे बनाते हैं, टॉर्क जो होता है एक तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके ऊपर में से तीर छोड़ देना आप लोग, ठीक है। टॉर्क या फिर टर्निंग इफेक्ट या फिर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो अगेन आपके पास एक बॉडी है, वो बॉडी इस ओ पॉइंट में पाइवोटेड है, यहाँ पर वो बॉडी को आप लोग फिक्स करके रखे हो। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इस बॉडी को ऐसे करके फोर्स मार रहे हो। आप लोग इस बॉडी को फोर्स मारे तो अगर यहाँ से फोर्स मारे तो आप लोग सोचोगे ये बॉडी ऐसा है, यहाँ से फोर्स मारे तो बॉडी ऐसे करके आगे पहुँच जाएगा, क्योंकि आप इसी डायरेक्शन में फोर्स मारे हो। तो इस बॉडी को अगर हम लोग यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से फोर्स देंगे इस बॉडी के ऊपर, तो बच्चों हम लोग को तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं उसकी वजह से जो बॉडी है ये आगे की तरफ घसक जाए। नॉर्मली आप लोग कोई भी बॉडी को अगर ऐसे फोर्स दोगे तो वो आगे की तरफ घसकेगा, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो ओ पॉइंट में पाइवोटेड है, फिक्स्ड है उस पॉइंट में, इसका पाइवोट पॉइंट है, मतलब यहाँ पर वो फिक्स है। तो आप लोग जब इसको ऐसे फोर्स दोगे तो बच्चों ये जो फोर्स आप लोग जिस डायरेक्शन में दे रहे हो वहाँ से सीधा अगर हम लोग डॉट 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 लाइन खींचेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब इस लाइन पे फोर्स अब काम कर रहा है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हुआ, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, ये जो लाइन है इससे ये जो पाइवट पॉइंट है इसका कुछ डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल सा चीज़ है जो आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ। हम लोग एक बॉडी है जो कि एक पॉइंट में फिक्स्ड है, उसको हम लोग फोर्स दिए सपोज इस डायरेक्शन में, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं वहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन है ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी ये पॉइंट से, ये लाइन से जो फिक्स्ड पॉइंट है इस बॉडी का, वहाँ पर हम लोगों को कुछ डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं बच्चों, उसकी वजह से ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखा के रोटेशनल मोशन दिखाएगा, मतलब जो बॉडी है वो गोल गोल घूमेगा, वो रोटेशनल मोशन दिखाएगा।
क्लियर। तो यहाँ से जो O और P है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, पाइवॉट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, ठीक है। और हम लोग ऐसे फोर्स देंगे तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, मैं एरो बनाई हुई, ये बॉडी का मोशन, रोटेशनल मोशन का डायरेक्शन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग का जो फोर्स है वो बॉडी को मूव करवा देगा, वो रोटेट करवा देगा। OP को हम लोग मूवमेंट आर्म भी बोल सकते हैं। मैं जो आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मूवमेंट आर्म बोलते हैं बच्चों, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। अभी ये जो टर्निंग ऑफ वो बॉडी है या टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट का मतलब समझ गए ना, हम लोग फोर्स देंगे बॉडी को, एक बॉडी है जो कि फिक्स्ड है एक जगह पे, पाइवोटेड है एक पॉइंट में, हम लोग उस बॉडी को फोर्स देंगे तो वो बॉडी टर्न होगा, वो बॉडी घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, मतलब वो टर्न होगा, उसी को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट को ही बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही बोलते हैं टॉर्क। तो आप लोगों को मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये जो टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का या फिर जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक फोर्स में और दूसरा वो जो मैं आप लोगों को मूवमेंट आर्म नहीं बोली थी, डिस्टेंस, फोर्स को आप जिस लाइन पे जो मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो, और पाइवोटेड पॉइंट, ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पर जो हम लोगों का टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का, बॉडी कितना टर्न हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसमें जो टॉर्क देखने को मिल रहा है वो दो चीज़ में डिपेंड करता है, एक फोर्स में हम लोग जो फोर्स लगाएंगे उस बॉडी में, दूसरा ये डिस्टेंस में जिसको हम लोग R करके भी लिख सकते हैं, जो मूवमेंट आर्म है उसको हम लोग R करके भी लिखते हैं, स्मॉल r करके आप लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट या फिर जो टॉर्क है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। टॉर्क का देखो सबसे पहले सिंबल तो ये होता है, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इनटू है ये दो चीज़ का, फोर्स का जो हम लोग फोर्स दे रहे थे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जो पाइवोटेड पॉइंट है जहाँ पर उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहा है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। क्लियर, समझ में। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग यहाँ पर ये टाओ करके इसको बोलते हैं, टाओ, ये टॉर्क है लेकिन इसको टाओ पढ़ते हैं, टाओ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, टाओ करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये टाओ आप लोगों को दिख रहा है, जो टॉर्क दिख रहा है, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म लिख सकती हूँ मैं, और F इंटू आर, क्योंकि मूवमेंट आर्म को हम लोग स्मॉल r करके शो करे थे, यहाँ पर जो R है वो मूवमेंट आर्म है, ये चीज़ पता चल गया। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा, तो उसका फार्मूला से यूनिट बन जाएगा। ऐसा यूनिट लिखेंगे तो फोर्स इंटू आर, तो फोर्स का हो जाता है बच्चों न्यूटन, इंटू ये तो डिस्टेंस ही होता है, का मूवमेंट आर्म डिस्टेंस ही था, मीटर, या फिर जब आप लोग इसको पूरा सिंबल में शो करोगे तो कैपिटल N इंटू एम, ठीक है। CGS यूनिट में डाइन सेंटीमीटर, सिंपल सा चीज़ है। तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे, एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सोचो उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको
जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो बुक अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री। कॉन्साइज केमिस्ट्री उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो, आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो, और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा, सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये, आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो, मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ, लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। अभी वेरी इंपॉर्टेंट
रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, इनका SI और CGS यूनिट में हम लोग को रिलेशन खोजना है। अब हम लोग को पता है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है 1 मतलब न्यूटन मीटर। हम लोग लिखेंगे 1 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू, इसको तोड़ दो, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अच्छा बच्चों आप लोग 9th में पढ़े हो, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन होता है ना, तो 1 न्यूटन की जगह में 10⁵ डाइन लिख देना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं और 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब ये 10⁵ है, इसको 10⁵2 लिख सकते हैं, ये दोनों मिला के 10⁵7 बनेगा। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये वाला आता है, क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा कि हाउ इज CGS एंड SI यूनिट ऑफ टॉर्क रिलेटेड, ऐसे, या मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट, उसी को बोलते हैं। टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो टॉर्क है या फिर ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है ना, अभी हम लोग एक बॉडी को फोर्स दे रहे हैं, हम लोग एक बॉडी को फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, हम लोग उसको फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको फोर्स दिए और ये बॉडी जो है वो एक पॉइंट में पाइवोटेड है, फिक्स्ड है, जैसे कि डिस्क है एक फिक्स्ड पॉइंट में, वो मतलब ऐसे एक पॉइंट में वो पाइवोटेड है, फिक्स्ड है, हम लोग इसको ऐसे फोर्स दिए, तो ये बॉडी जो है फोर्स देने की वजह से ये बॉडी अपना जगह छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, इंस्टेड ये क्या करेगा, बिकॉज ये फिक्स्ड है एक पॉइंट में, ये अगर हम लोग ऐसे फोर्स दिए तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो अगर टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, इफ द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम लोग एक फोर्स दे रहे हैं एक पाइवोटेड बॉडी में, उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर उसका जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्योंकि टर्न कर रहा है, मूव कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट को ही तो हम लोग मूवमेंट बोलते हैं ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर आप लोग देखो ये वाला आप लोग को इजी लगेगा, इफ द फोर्स हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसको याद रखना। और इसका जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, क्योंकि ये मूवमेंट ही है, टॉर्क का ही बात कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड मतलब आउटवर्ड की तरफ होता है, आउटवर्ड। ये मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कैसे याद रखोगे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है तो डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का इज आउटवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट का हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर फोर्स का टेंडेंसी है टू रोटेट द बॉडी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप लोग एक बॉडी है जो कि पाइवोटेड है एक पॉइंट में, ठीक है, फिक्स्ड है एक पॉइंट में, आप लोग उसको फोर्स दिए, आपके फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो देखो हम लोग का अंगूठा नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन इनवर्स होता है, अंदर की तरफ होता है, और ये हमेशा नेगेटिव हम लोग लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी। अच्छा अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व कर दी थी क्या, चलो कोई नहीं। सपोज देयर इज़ अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक व्हील है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, एक चक्का है, चक्का का डायमीटर मतलब ये पूरा कितना है, 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, हम लोग इस डायरेक्शन में, अब देखो व्हील है तो पाइवोटेड होगा वो सेंटर में, हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं 20 न्यूटन का, ऐसे। अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगाए हैं तो आपका बॉडी यहाँ से इधर नहीं जाएगा, वो बॉडी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, घड़ी का डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। बोल रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए में, बोल रहा है यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा बताओ। ये इस यहाँ पर फोर्स हम लोग ये लगा रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये हो गया ए पॉइंट, मतलब ये पाइवोटेड हो गया, यहाँ का बोल रहा है अभी, ठीक है। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब टाउ निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है F/R। F कितना है बच्चों, 20 न्यूटन। R यहाँ से, क्योंकि हम लोग ये है हम लोग का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स यहाँ दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 40 का आधा 20, क्योंकि पूरा 40 है तो आधा हो गया 20, ठीक है। और ये बच्चों सेंटीमीटर है और ये न्यूटन में दिया है, तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदलोगे तो बाय 100, तो ये आएगा 4 न्यूटन मीटर। चुपचाप इसका यूनिट लिख देना, ठीक है, 4 न्यूटन मीटर।
और अभी बी में पूछा है टाओ एट बी में, तो ये बी पॉइंट है, ये रहा। हम लोग का फोर्स हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहा और बी ये रहा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। टाओ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर, फोर्स है 20 न्यूटन, डिस्टेंस पूरा 40 सेंटीमीटर लो तो उसको मीटर में बदलोगे तो बाय 100, 8 न्यूटन मीटर। न्यूटन यहाँ नहीं लिख रही हूँ, काट दे रही हूँ, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रॉड है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना आगे चलकर सॉल्व करोगे, लेकिन मैं एक बार शुरू में भी दे दी हूँ, बता रही हूँ कैसे क्या करते हैं। एक रॉड है हम लोगों के पास जो कि 4 मीटर का है, 4 मीटर का पूरा रॉड है, और उसको बीच में पाइवोट कर दिए, मतलब बीच में उसको फिक्स कर दिए, पूरा बीचों बीच उसको ऐसे पाइवोटेड कर दिए, मतलब यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर। दो फोर्स है 50 न्यूटन और 30 न्यूटन का, आर सस्पेंडेड एट एंड्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से 50 न्यूटन का फोर्स को यहाँ पर ये लोग लगा दिए, सस्पेंड करवा दिए, और ये पॉइंट से 30 न्यूटन का फोर्स लटका दिए। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ एट ए, ये ओ पॉइंट है। बोल रहा है कैलकुलेट करो मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टाउ निकालना है अबाउट ओ एट ए, यहाँ से मतलब ये फोर्स जो हम लोग यहाँ पर लटकाए हैं, ये वजन ए में, इसकी वजह से ये जो आप, क्योंकि देखो आप लोग जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हो तो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जो पाइवोटेड पॉइंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स, यहाँ पर ये वजन यहाँ लटकाए हो, तो ये फोर्स हो गया बच्चों। इसका यूनिट देखो, आप लोग जो वेट है, वेट आप लोग यहाँ लटकाए हो ए में, और आप लोगों को पता है अगर आप लोगों को टाओ मांगा है तो उसका फॉर्मूला है एफ इंटू आर। एफ का मतलब फोर्स, अब यहाँ पर कहीं फोर्स लिखा नहीं है, मतलब नॉर्मली अब क्वेश्चन में लिख दिया है 2 टू फोर्स, वरना बहुत जगह 2 वेट्स लिखता है, तो वेट का और फोर्स का यूनिट सेम होता है। तो ए में यहाँ पर 50 न्यूटन है, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया ओ, इसीलिए बोला है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ एट ए। ठीक है, ए में हम लोगों को पहले निकालना है, तो एफ हो गया इसके लिए 50, आर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर, तो टाओ कितना होगा एफ इंटू आर, तो वो आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग नॉर्मली मेंशन करते हैं, वहाँ पर भी कर देते ऊपर वाला में। अब यहाँ पर ये इसको फोर्स मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। अब सपोज एक तो आप लोगों के पास एक तो रॉड है, आप लोग यहाँ से फोर्स लटकाओगे, तो ये बॉडी को अगर यहाँ से फोर्स लटकाओगे तो ये ऐसे मूव करवाएगा ना, भारीपन ये नीचे ले जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ कि नहीं? ऐसे था, यहाँ से वजन लटका तो वजन उसको ऐसे कर देगा, तो नॉर्मली ये कौन सा मूवमेंट है, ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घड़ी का मूवमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगा। फिर सेम क्वेश्चन एट बी, बी का निकालना है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो वही एफ इंटू आर, 30 इंटू 2 60, और ये क्लॉकवाइज क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा बॉडी को, इस डायरेक्शन में ही घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे क्या काम आता है। अब देखो बच्चों, आप लोग कभी भी एक दरवाज़ा खोलते हो या फिर दरवाज़ा अपने घर का देखो, दरवाज़ा का ये जो कोना होता है ना, जहाँ पर दरवाज़ा अटैच होता है, ये होता है हिंज, ये हिंज होता है, ये आपका दरवाज़ा है, ये हैंडल है। तो आप लोग जब दरवाज़ा खोलते हो, डोर ओपन करते हो, तो कहाँ से खोलते हो? ये हैंडल, मतलब ये हिंज है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये पाइवोटेड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, हैंडल इधर रहता है। आप लोग यहाँ इधर तरफ से पकड़ के खोलते हो दरवाज़ा या फिर बंद करते हो। आप लोगों को अगर मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने घर का दरवाज़ा के पास जाओ और अपने हिंज पॉइंट के पास के यहाँ से पकड़ के खोलो, जहाँ से गेट फिक्स्ड है उसके पास में कहीं से पकड़ के खोलोगे तो बच्चों बहुत ताकत लगेगा। जितना पास जाओगे ना, यहाँ से पकड़ोगे तो कि कितना भी फोर्स दे दो, ना के बराबर खुलेगा गेट, समझ रहे हो, बहुत ही कम। तो यहाँ पर क्या होता है ना, नॉर्मली बोल रहा है कि हम लोग अगर ये फिक्स्ड पॉइंट जो हिंज है दरवाज़ा का, उससे अगर बहुत दूर का डिस्टेंस में फोर्स लगाएंगे, तभी तो यहाँ पर देता है, यहाँ पर नॉब देता है, यहाँ देता है, हिंज से उसका डिस्टेंस रहता है ज़्यादा, क्योंकि ये पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर होगा, उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। देखो पाइवोटेड पॉइंट और जहाँ पर आप फोर्स मार रहे हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम ताकत में आप लोग चीज़ों को टर्न कर पाओगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग इसके एंड में, दरवाज़ा के एंड में फोर्स अगर हम लोग देंगे ना इधर साइड में, तो दरवाज़ा बहुत ईजिली से खुल या बंद जाएगा, लेकिन अगर हिंज के पास दोगे तो दरवाज़ा उतना ईजिली नहीं खुलेगा ना बंद होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर हम लोग फ्री एंड में फोर्स अप्लाई करेंगे
तो हिंज और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेटर मूवमेंट ऑफ फोर्स या ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। और थोड़ा सा फोर्स देंगे तो हम लोग का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स से हम लोग का काम बन जाएगा, थोड़ा सा फोर्स देंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, याद रखना, जहाँ पर आप फोर्स दे रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट और पाइवटेड हिंज कहीं का भी फिक्स्ड पॉइंट हो, उनके बीच का दूरी ज़्यादा होना चाहिए। जितना दूर होगा एक वो दोनों पॉइंट, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा वो रोटेट कर पाएगा दरवाज़ा या जो भी चीज़। और उस कंडीशन में लेस अमाउंट ऑफ फोर्स देके आप लोग काम करवा सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है जो हाथ से जो पहले गेहूँ पीसते थे ना, आटा बनाते थे, है कि नहीं, जेल में चक्की, आटा पीसिंग, चक्की पीसिंग, क्या था ना, शोले पिक्चर का, वही है यहाँ पर। द स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लावर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद द हैंडल नियर इट्स रिम। वो जो चक्की होता है आटा चक्की में, जो पहले हाथ से पीसते थे ना, वो लोगों का देखना, आटा यहाँ बीच में डालते थे, ये फिक्स्ड पॉइंट था, और यहाँ पर वो लोग हैंडल था, तो यहाँ से वो लोग ऐसे पकड़ते थे वो हैंडल को और ऐसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो मेनली क्या है बच्चों, ये हो गया उसका फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर वो लोग आटा डाल रहे हैं, आटा नहीं गेहूँ डाल रहे हैं, और फोर्स वो लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पाइवटेड पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है बोल के यहाँ पर ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ फोर्स देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। ये जो इधर से घूमेगा, कम फोर्स में काम हो जाएगा, और ग्रेटर मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड या फिर टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? ये सब का रीज़न क्या होता है, डिस्टेंस पाइवटेड पॉइंट में और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा होगा तो लेस फोर्स में ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। नाउ व्हेन टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रिम ऑफ द व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना बच्चों, ये तो बहुत ही अलग सा दिया है, जैसे होता है ना गाड़ी मोटर का, ये तो मैं पता नहीं क्या बना दे रही हूँ, स्टीयरिंग व्हील ये। हाँ, स्टीयरिंग व्हील के लिए बोल रहा है, अगर हमको स्टीयरिंग व्हील टर्न करना है तो हम लोग फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, हम लोग इधर साइड अप्लाई करते हैं, इधर जो रिम है ना, मतलब ये सब जो है ना साइड का, यहाँ हम लोग टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं फोर्स। आप लोग जब गाड़ी उड़ी आप लोग के पापा लोगों को या किसी को देखे होंगे जब गाड़ी चलाते हैं, तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसका इधर साइड में कभी ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कभी ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि हम लोग टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑल द अप्लाइड फोर्स कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। हम लोग जब टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट हम लोग वहाँ प्रोड्यूस कर पाते हैं। एकदम सिंपल सा है। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं उसको चेंज किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब जो व्हील जो रोटेट कर रहा है ना, उनका स्टीयरिंग व्हील, उसका रोटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स देने का जो जगह है ना, उसको बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ना मेनली क्या है ना, स्टीयरिंग व्हील अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, और ये शायद आप लोग स्टीयरिंग व्हील देखने से ही समझोगे मेरे हिसाब से। तो अभी ये बहुत सिंपल सा है। बाईसाइकिल में देखो, बाईसाइकिल में टू टर्न द व्हील, चक्का को घुमाना है हम लोगों को। क्या घुमाना है? चक्का को हम लोगों को घुमाना है। चक्का को घुमाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम लोग पैडल में फोर्स मारते हैं, ठीक है। टू टर्न द व्हील अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट ऑफ द पैडल। ये फुट है पैडल का, ये वो टू-थर्ड व्हील है जिसका साइज़ बड़ा है। ये पीछे वाला रियर व्हील से जो साइकिल होता है, ये आगे में, जैसे कि ये सामने का चक्का है, ये आगे में ये टू-थर्ड व्हील है, यहाँ से चेन लगा रहता है, पीछे में छोटा व्हील होता है, और यहाँ का पीछे का ये वो होता है, क्या बोलो तो, ये व्हील होता है पीछे में। तो यहाँ पर इसको टू-थर्ड व्हील इसको बोल रहा है, ठीक है। ये इसका पॉइंट ऑफ क्या पाइवट पॉइंट है, जिसको यहाँ पर एक्सल बोल दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है बाईसाइकिल में चक्का को घुमाने के लिए, अगर हम लोग को ये व्हील को घुमाना है, हम लोगों को ये व्हील को घुमाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पैडल लगा हुआ है,
पैडल में हम लोग फोर्स मारते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स भी देना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अगर हम फोर्स देते हैं ना तो ये पैडल जोर जोर से घूमने लग मतलब ये व्हील जोर जोर से घूमने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो पाइवट पॉइंट है और जो हम लोग पैडल में फोर्स दे रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवट पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा अगर हम लोग फोर्स देते हैं तो लार्ज टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। एकदम सिंपल सा है, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताई हूँ आपको। नाउ स्पैनर हैज़ अ लॉन्ग हैंडल। स्पैनर पाना को बोलते हैं, ऐसा दिखता नहीं तो बहुत ही गंदा सा बनाई हूँ मैं। आप लोगों को पता है ये जो स्पैनर है क्या होता है, वो नट वट हम लोग इससे टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, तो ये स्पैनर है वो, ठीक है। तो नॉर्मली बोल रहा है कि आप लोग अगर स्पैनर यूज़ कर रहे हो तो जितना लंबा उसका हैंडल होगा ना उतना ईजिली आपका काम होगा। छोटा सा स्पैनर से काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो जितना लंबा स्पैनर होगा, ये हैंडल जितना ज़्यादा होगा, तो ये पाइवट पॉइंट हो गया, यहाँ से आप लोग नट पकड़ लिए होते, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और आप लोग इधर हैंडल को पकड़ के फोर्स देते हो। तो फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ पर आप फोर्स दे रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पाइवट पॉइंट जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स दे के आप लोग टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हो। क्योंकि हम लोग उसको टर्न करके खोलना है या बंद करना है, तो आप लोगों का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा ना, पाइवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो स्मॉल फोर्स दे के आप लोग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हो। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है, एक बॉडी जो टर्न हो रहा है, हम लोग जो फोर्स देते हैं तो बॉडी टर्न होता है, वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ में? दो चीज़ में, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में जो कि हम लोग पढ़े हैं, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब पाइवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और एक चीज़, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ताकत दे के हम लोग टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताई थी, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। जो बताई थी मैं यहाँ पर वही उतार दी हूँ बच्चों। अभी ये कपल है जिसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है। नॉर्मली कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। हस्बैंड वाइफ को हम कपल बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को हम लोग कपल बोलते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में दो फोर्स का जोड़ा को हम लोग बोलते हैं कपल। एक जैसा फोर्स है लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे कि ये अगर ये 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन के साथ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, अलग अलग जगह में ये लोग एक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग काम कर रहे हैं। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ऐसे। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, 5-5 न्यूटन दोनों, 10-10 न्यूटन दोनों, ठीक है। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, और पैरेलल भी होते हैं ये लोग पैरेलल भी होते हैं, ये लोग पेयर होते हैं, जोड़ा होते हैं। इक्वल पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स, ठीक है। इक्वल फोर्स होते हैं, अगर ये 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन। पैरेलल फोर्स है, ये इन दोनों के बीच में देखो ये पैरेलल है, 0 डिग्री बन रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इस टाइप का फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। और बच्चों हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको रोटेट करवाना है ना तो कपल चाहिए, दो इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी हम लोग जिससे पहले पढ़े, हम लोग जो कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं बोल रही थी मैं कि हम लोग फोर्स दिए, वो फिक्स्ड है एक पॉइंट में, तो वो गोल गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो हम लोग एक तरफ से फोर्स दिए, फिर वहाँ पर एक उसका रिएक्शन फोर्स वहाँ पर डेवलप होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ कपल के बारे में ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, बस इतना याद रखना कि रोटेशन करवाने के लिए कपल ज़रूरी है, ठीक है। दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का ज़रूरी है, और खाली इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन उनका उल्टा होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कपल, अब देखो जैसे कि एक ठो बार है या फिर एक ठो बीम है, दो ऑपोजिट पॉइंट में, मतलब दो अलग अलग उसका एंड पॉइंट में दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक एफ, ये दूसरा भी एफ, मतलब इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ये दोनों पॉइंट का, ये दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है डी, जिसको कपल आर्म भी बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पॉइंट, जो फोर्स वाला पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, जिसको कपल आर्म भी हम लोग बोलते हैं। कपल आर्म ये है, मतलब फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस है, तो इसका ऐसा यूनिट भी मोमेंट ऑफ फोर्स के जैसा ही होता है। वहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल है, न्यूटन मीटर इसका होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट ए निकाले, ए में मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर कितना है, कितना टर्निंग इफेक्ट है, क्योंकि फोर्स ऐसे जा रहा है तो ये बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएगा, इस डायरेक्शन में ये बॉडी को मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टाउ का ही बात कर रहा है, तो टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस,
तो फोर्स इंटू एफ इंटू कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस, जहाँ पर वो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उससे लेकर पाइवटेड पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया ए और ये हो गया ओ, तो ए ओ या फिर ओ ए। अभी ये पॉइंट में जो हम लोग फोर्स दे रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से क्या मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये फोर्स की वजह से क्या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टाउ यहाँ भी निकालना है हम लोगों को। तो ये टाउ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इंटू जहाँ पर फोर्स दे रहे हो वहाँ से पाइवटेड पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी हो गया। अब मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे, अगर मोमेंट ऑफ कपल निकालने बोलेगा कि कपल में दो फोर्स चाहिए, मोमेंट ऑफ कपल बोलेगा तो ये दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स को आप लोग ऐड कर दोगे, मतलब एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। एफ कॉमन चला गया, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी क्या है बच्चों, पूरा डी है, ए बी है, मतलब ये पूरा डी है, तो एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी मतलब हो गया, अगर मोमेंट ऑफ कपल कभी भी निकालना है तो ये जो एफ आया है वो दोनों में से कोई भी फोर्स को ले लो क्योंकि वो दोनों इक्वल है। एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग डी लेते हैं। तो एफ इंटू डी, जिसको आप लोग कपल आर्म भी बोल सकते हो, फोर्स इंटू कपल आर्म। तो ये कपल जब हम लोग निकालते हैं, मोमेंट ऑफ कपल जब निकालते हैं तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ क्या होता है, अब देखो बच्चों, जैसे कि सपोज आपके पास एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, एक बॉडी है रेस्ट में है, आप लोग बहुत सारा फोर्स इसको बाहर से दे रहे हो, बहुत सारा फोर्स, ये ओरिजिनली रेस्ट में था, आप लोग बाहर से बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स देने के बावजूद भी ये रेस्ट का रेस्ट में ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ना ये मोशन में आया, ना इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। या फिर एक बॉडी मोशन में है, आप लोग बाहर से उसको बहुत सारा फोर्स दे रहे हो, फोर्स देने के बाद भी वो बॉडी मोशन में ही है, ना उसमें कोई चेंजेस आए ना और कुछ हुआ, तो हम लोग बोलेंगे द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो डेफिनेशन यही लिखी हो। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अब बच्चों अब मेरे बुक में तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम दिया है, स्टार्टिंग में कोर्स में दो टाइप का ही था, स्टैटिक एंड डायनामिक। अभी एक तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया है, अगर वो आपके बुक में होगा तो मुझे बताना, मैं उसको आपको बता दूंगी। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, सपोज एक बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में है, आप लोग बाहर से बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद भी वो बॉडी रेस्ट में है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, आप लोग टेबल पे एक बुक रखे हो, वो बुक का जो वजन है, हमेशा याद रखना कोई भी चीज़ का वजन जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब जैसे कि ये जो मैं यहाँ पर ये प्लाईवुड रख रखी हूँ, इसका वजन अभी ये रेस्ट में, इसका वजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ज़मीन के अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर से इसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बैलेंस कर रहा है। अगर 10 न्यूटन इसका वजन है तो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फिर रिएक्शन फोर्स भी हम लोग उसको बोलते हैं, W इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर देखो, इतना फोर्स लगने के बाद भी ये बॉडी रेस्ट का रेस्ट में है ना। अब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सपोज एक बॉडी मोशन में, या तो वो सीधा सीधा जा रहा है या फिर वो गोल गोल रोटेशनल मोशन कर रहा है, अभी बहुत सारा फोर्स उस पर लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो मोशन में है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है अपना स्टेट को, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, जैसे कि एक एरोप्लेन है, वो कांस्टेंट हाइट में वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट हाइट में, सपोज वो 2000 फीट का ऊंचाई में है, वो ऊपर में, ठीक है, वो कांस्टेंट हाइट में मूव कर रहा है। व्हेन अपवर्ड लिफ्ट्स ऑन इट बैलेंसेस इट्स वेट डाउनवर्ड, जैसे कि अपवर्ड लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड लिफ्ट उसको बॉयंसी भी ऊपर की तरफ मार रहा है, क्योंकि फ्लूइड क्या करता है, बॉयंट फोर्स अपर डायरेक्शन में फोर्स मारता है। ये एरोप्लेन है, इसको बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, लेकिन ये क्या है ना, वो कांस्टेंट हाइट में फिर भी जा रहा है, मतलब हवा इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है कि तू और ऊपर जा, लेकिन फिर भी वो एक कांस्टेंट हाइट में ही फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन। ऐसा क्यों होता है, मैं मछली बना दी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरोप्लेन का वजन जो है, इक्वल अमाउंट ऑफ वजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए वो एक तो कांस्टेंट हाइट में वो मूव करता है, वरना ऐसा होता तो उसका या तो स्पीड बदल जाता या फिर और कुछ हो जाता है। A raindrop reaches the earth surface with a constant velocity, बारिश जब आता है, बूंद गिरता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसका वेलोसिटी बदलता नहीं है। सो वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप, क्योंकि वो जो आपका जो बारिश का बूंद है उसका भी कुछ वजन है, उसका वजन को कौन बैलेंस करता है, बॉयंट फोर्स और फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। बॉयंट फोर्स मतलब अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, अभी बारिश का बूंद है,
बारिश का बूंद का वजन तो नीचे के डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन इक्वल अमाउंट इसके ही जैसा दो फोर्स यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक है अपवर्ड फोर्स और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हवा को चिढ़ता हुआ आ रहा है पानी, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो उसको रोकता है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मोशन में है, चाहे उसको कितना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रहा है, बॉयंट फोर्स उसको रोक रहा है, नीचे आने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम के साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को वो मेंटेन कर रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को वो मेंटेन कर रहा है। नाउ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम का तो पहला कंडीशन ये है, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। एक बॉडी में जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, जितना भी फोर्स एक बॉडी में 10 ठो फोर्स, 1000 ठो फोर्स एक बॉडी में एक्ट कर रहा है, सबका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, सब निकालेंगे, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो आना चाहिए 0। देन दूसरा जो कंडीशन है, अभी एक बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्योंकि फोर्स एक्ट करेगा एक बॉडी में तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी प्रोड्यूस करवा सकता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी प्रोड्यूस करवा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है इक्विलिब्रियम के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितना भी है दैट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस। एक बॉडी है, वहाँ पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, तो कुछ फोर्स होंगे जो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करवाएगा, कुछ होंगे जो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करवाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में होगा मतलब वो रोटेट फोटेट और नहीं करेगा। नॉर्मली सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है सेम। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है सबको प्लस करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो फिजिकल बैलेंस, जो बीम बैलेंस होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर ही काम करता है। मतलब वहाँ पर सम ऑफ, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स वहाँ पर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल आता है। अब ये उसका वेरिफिकेशन थोड़ा हम लोग को देखना है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, नॉर्मली यहाँ पर एक मिनट रुकना, प्रॉपर क्या वर्ड यूज़ किया है थोड़ा देख लूँ क्या। एक मीटर रूल लिए हैं, यस, एक मीटर रूल ले लिए, एक स्केल जैसे ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, मीटर रूल, उसका 2 पॉइंट है ए और बी, बीच में उसको पाइवोट कर दिए, मतलब बीच में उसके सपोर्ट से एक तो उसको फिक्स करवा दिए। बोल रहा है हम लोग यहाँ पर एक तो मीटर रूल लेंगे, उसको हॉरिजेंटली ऐसे करके हम लोग उसको सस्पेंड करवाएंगे, ऐसे सीधा कैसे, उसके बीचों बीच से हम लोग उसको एक सपोर्ट के साथ बांध देंगे। तो वो जो मीटर रूल है वो बीच से ऐसे करके, सपोज एक धागा से हम लोग उसको बांध दिए हैं, कहीं पर अटैच करवा दिए, और उसके 2 कोने में हम लोग क्या करेंगे, 2 ठो वेट लटका देंगे, एक W1 है, एक W2 है। ठीक है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है बीच वाला, उससे जो पहला पॉइंट है जहाँ से पहला वजन लटका है उसका डिस्टेंस L1 ने लिए है। यहाँ से B का डिस्टेंस जहाँ से W2 वेट लटका है, ये जो फोर्स है इसका डिस्टेंस हो गया L2। अभी जो W1 है, अब यहाँ पर जैसे कि स्केल का इधर पोर्शन में हम लोग को वेट लटका दिए, तो वो वजन क्या करेगा, वो स्केल को ऐसे की तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। आप लोग एक स्केल में यहाँ पर वजन लटका दियो, तो वजन क्या करेगा, स्केल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ घुमाने का कोशिश करेगा, है ना। W1 ट्राइज टू रोटेट द स्केल इन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालूंगी यहाँ पर, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या निकलेगा, W1, क्योंकि W1 है इंटू, याद है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब टॉर्क का ही बात कर रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पाइवोटेड पॉइंट और जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का बीच का हो गया डिस्टेंस L1। W2 क्या करेगा, ये W2 जो यहाँ से वजन लटक रहा है वो स्केल को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा W2 इंटू L2, W2 इंटू L2। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, ये जो स्केल में हमने लटका दिए हैं ना, ये स्केल ऐसे का ऐसा ही है, ये ना स्केल ऐसे टेढ़ा हो रहा है ना स्केल ऐसा हो रहा है। इक्विलिब्रियम में अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया W1 इंटू L1, क्लॉकवाइज मूवमेंट आया W2 इंटू L2, तो दैट शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे से क्योंकि स्केल अभी इक्विलिब्रियम में है। सो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम लोग का आ गया ये। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो इसी को ध्यान पे रखते हुए करेंगे। अभी विच वेट क्रिएट्स अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड विच वेट क्रिएट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक जो भी एक रॉड या स्केल जो भी ले लिया है, बीचों बीच पॉइंट में उसको फिक्स कर दिया है, ये पाइवोटेड पॉइंट है। एक तरफ से लटका दिया W1, एक तरफ से लटका दिया W2।
इन दोनों में से कौन सा वेट क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाएगा, कौन सा वेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो W1 है, W1 यहाँ से लटका दोगे तो वजन अगर यहाँ से लटकेगा तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमेगा मतलब उल्टा घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। तो W1 क्रिएट्स उल्टा घड़ी ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और W2 ऐसे, W2 क्रिएट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो कितना सिंपल सा है ना। ओके अभी क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल। यूनिफॉर्म मीटर स्केल कहीं पर भी वर्ड देखते हो तो मतलब 100 सेंटीमीटर वाला स्केल है, 0 से 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का स्केल ले रखे हो, ठीक है, 0 से लेकर 100 है। ये बोल रहा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द रूलर। ये स्केल का मास निकालो, ये भी इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर पहले देखो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर में एक वजन को लटका दिया है 40 GF का, यहाँ से एक वेट सस्पेंडेड है 40 GF। 30 में इसको क्या किया है, फिक्स्ड कर दिया है, 30 सेंटीमीटर में इसको फिक्स्ड कर दिया है। बोल रहा है मास ऑफ द रूलर निकालो। तो बच्चों कभी भी मास ऑफ द रूलर निकालने बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे, मैं जानबूझ के यहाँ बना रही हूँ क्योंकि जब इसका PDF लूँगी तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में क्या बनाई हूँ। ये 0 है, 5 से यहाँ पर लटका दिए हैं 40 GF, 30 में इसको फिक्स कर दिए हैं। मास ऑफ द रूलर निकालने बोलेगा तो हमेशा 50 को लेना, क्योंकि बीच में पूरा रूलर के बीच में ही, क्योंकि आप लोग देखो अगर ये पेन ली तो पेन को हम ऐसे करके सेट करते हैं तो इधर कहीं पर बीच में ही होता है ना ये सेट, है कि नहीं। अरे यार ये तो इसका कैप लगा दी ना इसलिए नाटक कर रहा है। हाँ ठीक है, तो जब मास ऑफ द रूलर बोलेगा तो हमेशा 50 को लेना, 50 ले लेना, और नीचे से मास ऑफ द रूलर लेट इट बी x। सपोज हम लोग 50 से x वेट को लटकाएंगे, x वेट मतलब यहाँ जो भी आएगा वो रूलर का वजन होगा। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक तो एंटी क्लॉकवाइज। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको नाम दे दो, इसको दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो O। मोमेंट ऑफ फोर्स एट A इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टाउ निकालने बोल रहा है, फोर्स इंटू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर कितना है 40, फोर्स है 40, और ये कितना होगा डिस्टेंस, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ पर लटका है फोर्स उसका लेंगे तो 30 - 5 25, तो 40 इंटू इतना न्यूटन मीटर मत लिखना, GF सेंटीमीटर लिख देना, क्योंकि GF है और डिस्टेंस में सेंटीमीटर है। ओ तेरी नाउ, और ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये वजन इसको ऐसे घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स मैं ये करवा देती हूँ, फिर मैं ना इसका आंसर एक बार देख लूँगी हम लोगों का ये सेम आया है कि नहीं, ठीक है। अब B पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, तो वजन कितना है x, मतलब फोर्स हो गया x, डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 50 - 30 20x, और साइड में GF सेंटीमीटर, और ये है क्लॉकवाइज। हम लोग का आंसर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, एज नहीं, इन इक्विलिब्रियम एंटी, ऐसे लिख देना, एग्जाम में लिखोगे तो सही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कितना निकला 1 2 3 इंटू 20 इंटू x,
एक्स हो जाएगा 1, 2, 3/20, 50। एक्स निकला 50 GF सेंटीमीटर। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मतलब ये जो वजन है रूलर का वो 50 GF सेंटीमीटर निकला। एक बार चेक कर लेती हूँ बच्चों, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बताती हूँ। देखो चेक करना ज़रूरी है भाई, 10th है आप लोगों का, चेक करना तो बनता है भिड़ू, कि नहीं बनता है। मिले तो पहले, है ना। यस, मिल गया मिल गया। पर एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, क्या बताऊँ, हम लोग जब टॉर्क निकालते हैं तो उसका यूनिट GF सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर उसको काटेंगे कैसे, यह है 1000 GF सेंटीमीटर। कहाँ लिखूँ बच्चों, ये GF सेंटीमीटर और ये 20x GF सेंटीमीटर, ठीक है। रुको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पहले स्पेस बनाती हूँ। देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक काम करना, सिंपल शॉर्टकट बताती हूँ। ये यहाँ पर सॉल्व कर लिए। यहाँ पर जब आप लोग वजन निकाल रहे हो, हर जगह जब ग्राम ग्राम दिख रहा है तो चुपचाप यहाँ पर 50 ग्राम लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये GF दिख रहा है ना, ये GF बेसिकली पता है क्या होता है बच्चों, ये आपका जो हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट निकालते हैं उसमें KGF मीटर GF सेंटीमीटर करके यूनिट्स होता है टॉर्क का, उसमें होता है यूनिट टॉर्क का। यहाँ पर GF लिखा है और ये डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पर x लिए थे, डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे और मास निकाल रहे हो, क्योंकि x को हम लोग मास लिए हैं, तो आप लोग वहाँ पर ग्राम करके लिख देना। अगर ये kg में होता तो आप लोग kg कर देते, ठीक है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा है इसमें। Two forces, each of 5 Newton, act vertically upward and downwards respectively on the two ends of a uniform meter rule, which is placed at its midpoint, as shown in the diagram. देखो डायग्राम दे दिया यहाँ पर। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 100 सेंटीमीटर वाला है, बीच में 50 सेंटीमीटर में इसको फिक्स कर दिया है। 2 पॉइंट में 5-5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जैसे कपल में लग रहा था, याद है। इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर उल्टा है, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक वर्टिकली डाउनवर्ड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द मिड पॉइंट। अबाउट द मिड पॉइंट मतलब एक मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स एक इसका निकलेगा और एक इसका निकलेगा। और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब दोनों का मिला के कितना होगा हम लोगों को वो निकालना है। दोनों का मिला के कितना निकलेगा हम लोग को यहाँ पर वो निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसका आंसर मैं एक बार देख लेती हूँ। ओके, देखो ये नॉर्मली पता है 2 मार्क का क्वेश्चन है। पॉइंट का नाम दे दो A, B, इसको दे दो O। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स एट A, अगर रिजल्टेंट निकालने बोल रहा है तो ये कपल है, तो बच्चों हम लोग तो डायरेक्टली वो कर सकते हैं। ये देखो, याद है आपको कपल में क्या किए थे हम लोग, गिवन F कितना दिया है 5 न्यूटन, दोनों तरफ एक ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। कपल आर्म इसको बोलते हैं कपल आर्म। कपल आर्म कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, पर हम लोग 100 सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर नहीं लेके 1 मीटर लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में है, ये न्यूटन ऐसा यूनिट में। हम लोग को रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस फोर्सेस बोल रहा है। रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू F इंटू कपल आर्म। याद है आपको, आइदर फोर्स इंटू कपल आर्म, दोनों के बीच का डिस्टेंस। फोर्स दिया है 5, कपल आर्म दिया है 1, ये हो गया 5। और ये हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन मीटर लिख देना। मेरे हिसाब से तो यही आंसर है, चेक करूँ। यस यही है। मैं यहाँ पर कपल आर्म लिखी हूँ, बुक में ऐसे दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इसकी जगह में ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 30 kg सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ सीसॉ। सीसॉ के बीचों बीच से 2 मीटर की दूरी पे 30 kg का लड़का बैठा है। वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास 40 kg सीट
सीट टू बैलेंस द सीसॉ। सीसॉ में ही, वही सीसॉ में 40 केजी का लड़का कहाँ बैठेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो देखो इसमें ना हम लोगों को थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक सीसॉ ले लो, सीसॉ बीच में से फिक्स्ड होता है। बोल रहे एक 30 केजी का लड़का है, वो 2 मीटर के डिस्टेंस में, सपोज वो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस में 30 केजी का लड़का बैठा है। तो 30 केजी है तो भाई वजन है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, वेट ही है वो। यहाँ पर 2 मीटर के डिस्टेंस में, तो एक काम करती हूँ रे बाबा, यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। बोल रहा है एक दूसरा लड़का 40 केजी का, वो कहाँ बैठेगा ताकि इसको बैलेंस कर सके? तो डेफिनेटली इधर साइड बैठेगा। तो वो कहाँ बैठेगा ताकि 40 केजी का लड़का कहाँ बैठेगा? सपोज़ वो x डिस्टेंस में, यहाँ से वो x डिस्टेंस में बैठा सपोज़ बैलेंस करने के लिए। तो उसका नाम दे दो A, ये हो गया B, ये हो गया O। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि हम लोग यही फॉर्मूला से निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A। ए में मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 40 इंटू, सपोज ये डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। मोमेंट ऑफ फोर्स एट B, B में वजन है 30, फोर्स 30 है और वो है 2 मीटर की डिस्टेंस में। और यहाँ पर बैलेंस करेगा। बैलेंस करेगा मतलब इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पक्का होगा, बैलेंस करेगा। अगर इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है, बैलेंस का बात कर रहा है, तो दोनों जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है दोनों इक्वल होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया क्लॉकवाइज। एक हो गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया आपका क्लॉकवाइज। यस, इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to clockwise movement. So 40 into x is equal to 30 into 2. x निकालोगे 30 into 2 by 40, 0 0 कट गया, 3/2 आएगा 1.5। डिस्टेंस हम लोग x लिए हैं तो 1.5 मीटर। तो वो लड़का 1.5 मीटर की दूरी में बैठेगा तो उसको बैलेंस कर देगा। यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज कैप्ड इन इक्विलिब्रियम। ये एक यूनिफॉर्म मतलब 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल है, इसको इक्विलिब्रियम में रखें। व्हेन सपोर्टेड एट 60 सेंटीमीटर मार्क, मतलब 60 सेंटीमीटर मार्क में इसको सपोर्ट कर दिए हैं, इक्विलिब्रियम में इसको रखे हैं। एंड अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 90 सेंटीमीटर मार्क, 90 सेंटीमीटर से m वजन का कोई चीज़ को लटका दिए हैं। स्टेट विथ रीजन्स वेदर द वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ द मास। ये जो वेट है किसका? स्केल का, वो ये m से बड़ा होगा, छोटा होगा कि इक्वल होगा। तो वेट ऑफ द स्केल बोल दिया है तो बच्चों 50 सेंटीमीटर से ही पता चल जाएगा, इसलिए 50 सेंटीमीटर में लेट द वेट ऑफ द व्हाट रूलर या स्केल भी m डैश। तब हम लोग निकालेंगे, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये निकलेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। जहाँ से वजन लटका है वहीं से निकालते हैं। सो मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पर m डैश है, इनटू डिस्टेंस कितना 60 - 50 10 m डैश। क्लॉकवाइज मूवमेंट वजन है m इंटू 90 - 60 30 m। अभी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों हम लोगों को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अगर मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर या इन इक्विलिब्रियम, जो भी अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये सब लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज निकला 10 m डैश और ये निकला 30 m। m डैश इज इक्वल टू 30/10 m, मतलब ये कितना आया 3 m।
तो एम डैश जो आया, वजन जो आया किसका, स्केल का, वो 3 टाइम्स द वजन ऑफ एम, मतलब ज़्यादा ही आया, ग्रेटर देन आया. सो मास ऑफ द स्केल इज मोर देन what, the mass suspended. So mass of the scale, क्योंकि हम लोग mass of the scale m डैश लिए थे, is more than, क्योंकि वहाँ पूछा है more than है कि less than है, m से, is more than m, बस ऐसे लिख देना, ख़त्म. ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. A uniform meter rod is balanced at 70 centimeter mark by suspending a weight of 50 gf at the 40 centimeter mark and 200 gf at 95 centimeter mark. सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, ये 100 सेंटीमीटर का रॉड होगा, 0 से 100 तक का है. ये बोल रहा है 70 में उसको बैलेंस कर दिए, 70 में बैलेंस कर दिए, मतलब ऐसे कर देना. नाउ अ वेट ऑफ 50 gf इज सस्पेंडेड एट 40 सेंटीमीटर. अगर ये 0 है, सपोज ये 40 ले लो, 40 सेंटीमीटर में वजन को नीचे ऐसे शो कर देना. 50 gf वेट है और 95 सेंटीमीटर में 200 gf, सपोज ये 95 है, वहाँ पर 200 gf वेट इज सस्पेंडेड. इसको 100 कर दो. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट. क्वेश्चन बोलता है डायग्राम बनाओ, तो आपको इस टाइप से डायग्राम बनाना है. एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रॉड. इस मीटर रॉड का वेट भी मांगा है, तो मीटर रॉड का या फिर स्केल का वेट मांगा है, मतलब 50 में एक वेट हम लोग को लटकाना होगा, वो मांगा है, मतलब ये मांगा है. सपोज ये 50 है, तो वेट ऑफ द मीटर रॉड मतलब x, इसका वजन, ये कितना वजन का होगा, वो हम लोग को मांगा है. तो हम लोग इसको क्या हिसाब से सॉल्व करेंगे, वही क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब ये हो गया बीच वाला फलक्रम, वजन का मतलब पाइवोटेड पॉइंट हो गया. इधर में 2 ठो वजन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इधर साइड में सिर्फ एक है. ठीक है, तो इधर का 2 करेंगे, इधर का 1 करेंगे. तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले 50 का ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 50 का ले लेते हैं. ये 50 वजन हो गया, 50 से मतलब ये वजन हो गया, 70 से 40 का डिस्टेंस कितना है, 30, मतलब ऐसे 50 इंटू 70 माइनस 40 प्लस, अब इसका लेंगे, यहाँ से ये फोर्स हो गया x और इनका डिस्टेंस हो गया 70 माइनस 50 20. तो ये आपका हो गया ये 50 इंटू 30 प्लस 20x, 1500 प्लस 20x, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अभी हम लोग निकालेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट. अभी हम लोग निकालेंगे, क्या धुंधला क्यों हो रहा है भाई ये, ओके. अभी हम लोग निकालेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज में 2 था, तो मैं दोनों का निकाल के प्लस कर दी. आपको भी ऐसे ही करना है. क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसका वजन है 200 इंटू 95 माइनस 70, मतलब ये जिस पोजीशन में लटका हुआ है वो माइनस जहाँ पर ये पाइवोटेड है. तो 200 इंटू 95 से 70 जाएगा 25, ठीक है, 25, 50, ये हो गया इसका, ये हो गया 500. अभी आप लोग चाहोगे तो GF सेंटीमीटर या GF सेंटीमीटर साइड में लिख लेना. नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऐसे शो कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसे ही लिख देना, वो इक्विलिब्रियम नहीं लिख के अगर आप लोग ये लिखोगे ना अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्क्स कहीं नहीं कटने वाला. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आया है, 1500 प्लस 20x इज इक्वल टू 5000. सॉल्व करो, 20x को यहीं रहने दो, 50,000 माइनस 1500, 50,000 से 1000 काट, सॉरी 50,000 नहीं यार, 5,000 से 1000 काटोगे तो 4000 और 500 काट दो 3500. x कितना निकलेगा, 3500 डिवाइडेड बाय 20, ये कटा 350 बाई ये तो हो जाएगा 175.
और x हम लोग को वजन निकालने बोल रहा है, सबका वजन में GF लिखा है तो यहाँ भी GF लिख दो। ये निकल गया वेट ऑफ द मीटर रॉड। इसका आंसर एक बार चेक कर लेती हूँ, यही है क्या? यस यही है। ये सब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये ICSE में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितना भी आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। अब यहाँ पर आपको दो फोर्स देखने को मिल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों 5-5 न्यूटन के हैं, F1 5 न्यूटन, F2 5 न्यूटन। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट x एंड y। x के तरफ टोटल आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना निकला है और y की तरफ कितना निकला है, वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स F1 का हम लोग निकालते हैं। मतलब F1 का x में कितना है और F2 का x में कितना है, दोनों फोर्स का निकालना है। फिर F1 का y में कितना है, F2 का y में कितना है। तो पहले हम लोग F1 का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले x पॉइंट का निकाल लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 एट x में कितना है F1 का। तो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना है, तो फोर्स इनटू व्हाट, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स और फिक्स्ड पॉइंट। तो फोर्स कितना दिया है, 5 दिया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x से दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है और x पूरा बीच में है, तो ये हो जाएगा हाफ, मतलब सॉरी 1, ये हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। अब मोमेंट ऑफ फोर्स F1 एट y में कितना होगा, ये F1 का, मैं ऐसे सीखी हूँ, आप लोग ऐसे मत करना, एग्जाम में पूरा लिखना। y में कितना होगा F1 का, फोर्स इंटू फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है ये फोर्स का इस पॉइंट से 2 मीटर, ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, अरे हम लोग को x में ही निकालना है, y का मैं क्यों निकाल दी, पहले x का ही निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स F2 का x में कितना है, F2 का x में कितना है, तो ये जो F2 है 5 न्यूटन है और F2 का x से डिस्टेंस है 1, तो 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ दोनों फोर्स का टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना निकला, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस, टू फोर्सेस का x में, मतलब x पॉइंट में ये दोनों जो फोर्स है F1 और F2 का, x पॉइंट में टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, तो दोनों को प्लस कर दो, 5 + 5 दैट इज़ 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, 10 न्यूटन मीटर हम लोग का ये आएगा। समझ में आया, 10 न्यूटन मीटर। अब y का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 एट y, F1 का y में, तो फोर्स है F1 5 और y का इसका डिस्टेंस है 2, 10 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स F2 एट y, F2 में, F2 का y में कितना है, तो फोर्स है 5, लेकिन बच्चों ये F2 वाला जो पॉइंट है ना, ये F2 वाला जो फोर्स है वो y पॉइंट में ही काम कर रहा है, मतलब ये y इसी लाइन पे ही, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में ही ये पाइवोटेड पॉइंट दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 है। F1 और y के बीच का डिस्टेंस था 2 मीटर, लेकिन F2 और y के बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं है। सो टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस at y is equal to 10 plus 0, that is 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। x और y जो है, बताओ कि वो किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा। यहाँ पर इफेक्ट का मतलब बोल रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बच्चों F1 ऐसे जा रहा है, F1 ऐसे जा रहा है, तो वो इस टाइप का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करवाएगा। F2 ऐसे जा रहा है, मतलब इसको ऐसे ले लो, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करवाएगा। तो दोनों इफेक्ट ऑफ फोर्स F1 अबाउट द पॉइंट x, सेकेंड बीट, द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, ये जो आप दो फोर्स का इफेक्ट निकाले हो, about x is to produce clockwise rotation। ये दोनों F1 F2
एक्स पॉइंट में जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों का जो इफेक्ट है F1 F2 का एक्स पॉइंट में जहाँ पर 10 आया, दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ प्रोड्यूस करवाएंगे और नीचे वाला भी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बाय भी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के करना, इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। इसके बाद का एक दो क्वेश्चन मैं सोचती हूँ आप लोगों से ही करवाऊँ। यस, आप लोगों से ही करवाती हूँ और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो फिर मैं करवाऊँगी, लेकिन इतना करवाई हूँ तो आप लोग आराम से कर दोगे यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो पार्ट 1 बच्चों हम लोग यही ख़त्म करेंगे। दिमाग लगाना ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, अब इतना मैं करवाई तो थोड़ा तो आप लोग करोगे ही करोगे ना। और आपके बुक में ये डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करो, और बोर्ड का वहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन्ड होगा एक्सरसाइज में, उसको भी सॉल्व करो, और मैं तो करवा ही रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। और बच्चों आप लोग अगर अभी तक केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में एनरोल नहीं करे हो, आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग फट से एनरोल करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वीकली में क्लासेस लेना शुरू कर दी हूँ। तो देख लो आप लोग, कोई भी क्वेरीज होगा तो सामने में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उसमें अपना डाउट को सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप लोग ज्वाइन करोगे ना, आप देखो क्लास 9th में ही बहुत बच्चे ज्वाइन किए थे, तो उनको पता है कि हम लोग आराम से डाउट क्लियर करते हैं वहाँ पर। एक बार आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों का सारा क्वेरीज खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत अच्छा सा मैं इम्प्रूवमेंट करवाऊँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।